जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई और बहनों, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। और मैं भाई पूरे देश में मीटिंग कर रहा हूं, पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इलेक्शन शुरू होने से पहले लग रहा था कि वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश इन सब से आगे खड़ा दिख रहा है। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेठी से स्मृति ईरानी और रायबरेली से दिनेश सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं। अमेठी के राजा और बीजेपी के नेता संजय सिंह शिमला में ठंडी हवा खा रहे हैं, तो रायबरेली की विधायक अदिति सिंह इलेक्शन कैंपेन से गायब हैं। चुनावी जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 40 से नीचे सरक रही है। आप लोगों को यहां पर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की याद दिला दूं, जो अपने टेन्योर के आखिरी दिनों में अनाप शनाप बयान देने लगे थे। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि आज वो जिनसे सपोर्ट मांग रहे हैं, कल उनको ही वो किसी दूसरी रैली में घुसपैठी और आतंकी बोलकर आए हैं। चुनाव में उनको पाकिस्तान बुरा लगने लगा था, बावजूद इसके कि कुछ ही रोज पहले बस में बैठकर वहां बिरयानी खाने पाकिस्तान गए हुए थे। हालांकि काफी पहले शिमला समझौते का विरोध करने के बावजूद वो बतौर मंत्री भी अपने सियासी पिलग्रिमेज यानी तीर्थ मतलब पाकिस्तान गए थे। तब उन्होंने इस पर पूछे गए एक पत्रकार के सवाल पर कहा था कि सरकार पॉलिसी से बनती नहीं है और सियासत से चलती नहीं है। सरकार बनाने के लिए सियासत करनी पड़ती है, लेकिन जब सरकार बन जाए तो बस पॉलिसी के मुताबिक ही चलाई जा सकती है। जाहिर है बढ़ती उम्र और भांग की एक्स्ट्रा डोज ने उनके दिमाग को हैफहजर्ड यानी बेतरतीब कर दिया था। आखिरी वक्त में वो राज, धर्म, पॉलिसीज और सियासत सब कुछ भूल गए थे। खैर, अब एक और साहिब हैं। नशा तो पता नहीं कौन सा करते हैं, लेकिन याददाश्त वाकई गड़बड़ा गई है। एक दिन पहले जिसके साथ ईद मनाते थे, अगले दिन उसको जमकर कोसते हैं। फिर टॉमी चैनलों के पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि रमजान के महीने में उन्होंने गजा में जंग रुकवा दी थी। वहीं जिस शहजादे का नाम वो सुबह शाम अपनी रैलियों में लगातार चीख चीख कर लेते रहते हैं, उसी शहजादे के साथ डिबेट का सवाल आने के बाद पूछते हैं कि वो कौन है। हिंदू मुसलमान, रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, जय श्री राम, किसी भी एक मुद्दे पर टिक नहीं रहे हैं, ना ही कोई समझदारी भरा बयान दे रहे हैं। पर दोस्तों, उनके बयानों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिछड़ते वक्त
ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। वैसे भी आने वाले दिनों में फिर ये टीवी वाली रैली वाली मुलाकातें हो ना हो, एक बार हटे तो कौन सी रैली और कौन सा टीवी कोई नहीं पूछेगा। वैसे भी हकीकत यही है कि आज नहीं तो कल हटना तो है ही इन्हें। ये सोचना अंदर जब बटन दबाओगे केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर उदित राज को भारी भरकम वोटों से जिताना, 7 सीट आम आदमी पार्टी की आनी, इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है देश में, नहीं बन रही। ये कोई मैं जुमला नहीं फेंक रहा, मैंने कईयों से बात करी है, पूरे देश में फोन कर करके, कर्नाटक में फोन किए, बिहार में फोन किए, यूपी में फोन। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी 4 जून को, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, तानाशाही खत्म करेंगे। ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, इन लोगों के मन में बड़े खतरनाक मंसूबे थे, इन्होंने बड़ी गंदी प्लानिंग कर रखी थी। खैर, इनके हटने के तमाम इशारे भी मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है और इसका असर शेयर बाजार पर पड़ रहा है। चौथे फेज की वोटिंग के आंकड़े पिछले चुनाव से नीचे ही हैं, लेकिन इस बार का फर्क पहले 2 दौर जैसा नहीं रहा। लेकिन शेयर बाजार में वैसे ही बेचैनी है जैसे पहले 2 दौर के वोटिंग के बाद दिखी थी। ये बेचैनी चौथे दौर के बाद भी खत्म नहीं हुई है। मई के 5 ट्रेंडिंग दिनों में ही इन्वेस्टर्स के 15 लाख करोड़ रुपए डूब जाने का हिसाब लगाया जा रहा है। अब बाजार का डर दूर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जगह होम मिनिस्टर अमित शाह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बयान देते फिर रहे हैं। खैर, इसकी सफाई तो वही लोग देंगे, लेकिन ये कहने में हर्ज नहीं है कि बाजार का भरोसा नहीं जम रहा है। अमित शाह ने तो बीजेपी के 400 पार के नारे को दोहराया भी। मतलब उन्हें भी लग रहा है कि गिरावट की वजह चुनाव में हार के मिल रहे इशारे हैं और साथ में ही वोटिंग में आई कमी में भी ये बात छुपी हुई है। पर यह मानना बचकानापन होगा कि सरकार की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रही है, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। और सरकार में साथ ही चुनाव में नंबर 2 की हैसियत में दिख रहे अमित शाह के बयान को ही अपना काम माने बैठी है। सरकार इस गिरावट को थामने और बाजार को सहारा देने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद साफ हिसाब मौजूद है कि मई के महीने में अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाजार से तकरीबन 22,800 करोड़ रुपए की पूंजी निकाल ली है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आने का सिलसिला एकदम थम सा गया है। जैसा कि पहले कहा गया है, बाजार में अनसर्टेनिटी या डर को बताने वाला इंडेक्स अपने शिखर पर है और फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ साथ एसएचबीसी इंडिया के भारतीय चीफ हितेन दवे की सफाई थी कि यह गिरावट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाहर के बाजारों में जाने से आई है। ये बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि चीन और हांगकांग के फाइनेंशियल मार्केट में इधर काफी तेजी देखने में आ रही है। लेकिन यह इंटरप्रिटेशन सिर्फ पार्शियल सच ही है। मुल्क की इकोनॉमी के आंकड़े हाल के सालों में अनरिलायबल बने हैं और इन आंकड़ों को जुटाने का काम बहुत ढीला ढाला रहा है और कई बार तो जुटाए गए आंकड़े जारी नहीं करे गए। लेकिन इधर चुनाव के बीच भी मुल्क की इकोनॉमी को लेकर अच्छे बुरे दोनों किस्म के तमाशे चल रहे हैं। अगर टेस्ला वाले एलन मस्क ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के इरादे से भारत के दौरे का प्रोग्राम टाल दिया है, वैसे इसे भी तमाम लोग चुनावी अनसर्टेनिटी और मोदी जी के तरफ से ऐसे इन्वेस्टमेंट के फैसले का चुनावी फायदा लेने का तमाशा मान रहे हैं। खैर, इंटरनेशनल बाजार में तेल जैसी चीजों की कीमत कम होने का फायदा मुल्क की आवाम को मिलेगा, इस पर भी अभी तक खामोशी है। जबकि ग्रोथ रेट को लेकर तो मोदी सरकार के दावे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ना बाजार स्टेबल हो पा रहा है और ना ही बेफिक्र। और अमित शाह और एस जयशंकर और दवे जैसों के स्टेटमेंट से हटकर अगर बाजार के खिलाड़ियों की आम मिसकंसेप्शन और फुसफुसाहट को ले तो साफ लगेगा कि चुनाव के नतीजों को लेकर
बाजार के मन में संजीदा डाउट्स हैं। और जब वोटिंग की परसेंटेज गिरी तो उसने इस डाउट को और गहरा कर दिया कि एनडीए को जीत मिलती नहीं लग रही है। और जब एक बार शक घेर ले तो वो और ज्यादा गहराता जाता है। इसमें बीजेपी के नेताओं के तरफ से बीच चुनाव में मुद्दे बदलने की कोशिश, ऑपोजिशन का ज्यादा मजबूत होकर उभरना, पहली बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो आम लोगों में चर्चा का मुद्दा बनना और कॉन्स्टिट्यूशन और रिजर्वेशन को लेकर दलित समाज में डर बैठने की खबर भी अपना किरदार निभाती गई है। इसीलिए बाजार अगर लुढ़कता जा रहा है और इसमें डर और अनसर्टेनिटी का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है तो ये यकीनन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाली बात है। इस बाजार में देसी सेवर्स यानी बचतकर्ताओं का हजारों करोड़ झोंक कर गिरावट रोकने की कोशिश भी फिक्र को बढ़ाती है, लेकिन नतीजे आने तक इस पर रोक लगाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। यहां याद रखना इररिलेवेंट नहीं होगा कि जब इंडिया शाइनिंग के नारे के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार हार गई थी, तब भी बाजार का रिस्पांस आज से भी ज्यादा डरावना था। और इस डर में यूपीए 1 सरकार में कम्युनिस्टों की भागीदारी और सपोर्ट से पैदा ये रियल डर था कि कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़ा बदलाव ना हो जाए। आज कम्युनिस्ट वैसी सिचुएशन में नहीं है और कांग्रेस लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में बीजेपी से कम नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल ही नहीं किसी भी बड़ी पॉलिसी के मामले में ज्यादा फर्क नहीं है। तभी तो बहुत हल्की और छोटी बातों की सियासत ही चुनाव में दिखती है, लेकिन बाजार ऐसी ही छोटी और हवाई बातों पर भी चलता है। ये ठोस भी है और एल्यूसिव भी, पर सबसे अहम बात यह है कि इसके इशारे झूठे नहीं होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक यानी पेट्रॉन बनने का लिंक और मेंबरशिप लेने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।